मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का माहौल अब चरम पर पहुंच चुका है। इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में इस चुनाव के दो प्रमुख दलों के नेता, कार्यकर्ता और उम्मीदवार जनता का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। आगर मालवा विधानसभा में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा की परंपरागत सीट कही जाने वाली इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार भाजपा को पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी मालवा क्षेत्र और शाजापुर जिले में आगर मालवा एक विधानसभा क्षेत्र है। यह देवास शाजापुर संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,07,600 मतदाता हैं। भाजपा इस सीट पर पिछले 3 बार से यानी कि वर्ष 2008, 2013 और 2018 में विजयश्री प्राप्त कर चुकी है। 2018 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विपिन वानखेड़े ने भाजपा के जीत के अंतर को बहुत हद तक कम कर दिया था। इस बार फिर से विपिन वानखेड़े चुनाव मैदान में हैं और भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आगर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के विपिन वानखेड़े एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार यानी कि 2018 में उनका मुकाबला भाजपा के मनोहर ऊंटवाल से हुआ था। मनोहर ऊंटवाल के निधन के कारण यह सीट रिक्त हुई और इस बार उनका मुकाबला ऊंटवाल के सुपुत्र मनोज ऊंटवाल बंटी भैया से हो रहा है। आगर विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने भाजपा की जीत के अंतर को घटा दिया था। इसी उत्साह से लबरेज कांग्रेस उम्मीदवार विपिन वानखेड़े भाजपा के मनोज ऊंटवाल को सीधी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ के जातिगत समीकरणों को देखें तो यहाँ सोंधिया, यादव, गुर्जर, ब्राह्मण और मुस्लिम वर्ग के मतदाता हैं। वहीं इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इस सीट पर फतह हासिल करेगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के तीनों गुट एक होकर अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार विपिन वानखेड़े ने डिजियाना न्यूज से चर्चा में बताया कि इस बार वे चुनाव जरूर जीतेंगे। वे पिछला चुनाव हारे थे, उसके बाद से लगातार वे क्षेत्र में सक्रिय हैं। आगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से चुनाव मैदान पर है विपिन वानखेड़े जी। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें जो दूसरा मौका मिला है किस तरह से वो इसे केश कराएंगे और इस बार क्या उम्मीद वो रखते हैं। विपिन जी, दूसरी बार मौका मिला है, किस रूप में और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जनता के साथ जो 15 साल तक बीजेपी ने ठगी करी है और अभी सरकार बीजेपी की बनने के बाद फिर से जनता को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको और 15 साल बनाम 15 महीने के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार में किसानों को फसल का भाव अच्छा मिला, दूध का भाव अच्छा मिला, बिजली के बिल कम आए, 300 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ हुआ, 300 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला, 11 बिजली के ग्रिड मिले, 5 डैम मिले और भी ऐसे तमाम काम जो 15 महीने में हुए। 15 महीने में अगर मैं बोलूं तो 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हुए। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सरकार है जिसने सरकार बनते ही कर्जा माफ़ी की योजना बंद कर दी, किसानों को मुआवजा नहीं दिया, बीमा नहीं दिया। हमारे क्षेत्र में जो गौशालाएँ बन रही थी, गौशालाओं का काम रुक गया और भी फसल का भाव कम हो गया, दूध का भाव कम हो गया, बिजली के बिल फिर से बढ़कर आने लगे। तो ये तुलना है कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार की। यहाँ पर 17 साल से लगातार बीजेपी के विधायक रहे, 5 बार लगातार बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन जनता की अगर हम बात करें तो जनता को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहाँ के जनप्रतिनिधि ना जनता के साथ खड़े हुए, ना उनके सुख दुख में गए, ना गाँवों में गए, ना कोई विकास कार्य किए। तो ये मूलभूत मुद्दा है और जनता परिवर्तन चाहती है और निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल को देखते हुए जनता हमारे साथ है। ये कहा जाता है कि कांग्रेस का विधायक जो प्रत्याशी होता है वो अकेले चुनाव लड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में काम करती है, उसके कार्यकर्ता हर बूथ पे काम करते हैं और ये उनकी जीत की यूएसपी कही जाती है। विपिन वानखेड़े चूँकि छात्र राजनीति से अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो इस यूएसपी को यहाँ विपिन वानखेड़े कौन सी यूएसपी लगा रहे हैं ताकि जो मार्जिन कम किया गया था 28,000 की लीड को वो 2400 पर लेके आए थे, इस बार क्या ये 2400 की लीड पार होगी और विजयश्री प्राप्त कर पाएंगे? देखिए, 100% विजयश्री प्राप्त करेंगे और 24,000 वोट से विजयश्री प्राप्त करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी जिस जगह पर चल रही थी, अब जनता उसे समझ चुकी है। जो लगातार जनता को गुमराह करके झूठ बोल के बीजेपी ने वोट लिया, ये अब नहीं चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता ने 15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल देखा। मैं पिछला चुनाव लड़ा,
पिछले चुनाव से अभी तक जो मेरी जनता के प्रति जो मेरा समर्पण रहा, जो मैंने सेवा करी जनता की, या जो मेरी सक्रियता रही, लोगों के परिवार का सदस्य बनकर मैं यहाँ पर रहा, उसे जनता देखेगी। और एक तुलना होगी बीजेपी के प्रत्याशी में, जो कि जिनका आज दिन तक आगर का पता भी किसी को नहीं मालूम है कि वो कहाँ रहते हैं। तो ये तुलना होगी प्रत्याशी के बीच में भी और सरकार के बीच में भी, और जनता अपना आशीर्वाद निश्चित तौर पर हमें देगी। जिन्हें टिकट नहीं मिला था वो भी इस बार चुनाव मैदान में। गंगाधर जालवार एक बहुत बड़ा उसमें नाम कहा जाता है, सपाक्स के जाक्स के बहुत बड़े वो लीडर माने जाते हैं, वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, नुकसान की कहीं कोई समस्या नहीं है। स्पष्ट तौर पे कांग्रेस का कार्यकर्ता समर्पित है कांग्रेस के लिए और जनता कांग्रेस के पक्ष में है, तो कहीं कोई इसमें दो मत नहीं है कि कोई नुकसान पहुंचाएगा। चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और बल्कि मैं बोलूँगा चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में है। जनता जीतेगी और कांग्रेस जीतेगी। तो ये थे चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और इसमें जीत जिसकी होगी वो जनता की होगी। यानी विपिन वानखेड़े आश्वस्त हैं कि इस बार जीत का सेहरा उनके ही माथे पड़ेगा। कांग्रेस भले ही पूरी ताकत यहां लगा रही हो, लेकिन भाजपा उम्मीदवार मनोज ऊंटवाल बंटी भैया का उत्साह भी किसी से कम नहीं है। कांग्रेस यह हवा बनाने का प्रयास कर रही है कि मनोज को कोई नहीं जानता, लेकिन उसके उलट मनोज ऊंटवाल पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। आगर विधानसभा में चुनाव प्रचार जोर शोर पर चल रहा है, और हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज ऊंटवाल जी। मनोज जी, किस तरह की चुनौती है इस चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आगर मालवा की इस उपचुनाव में उतरी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पोलिंग बूथ की जो हम टीम बना चुके हैं 20-20 लोगों की, वहाँ से लेके तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तक सभी एक सूत्र में बंधकर चुनाव प्रचार का काम कर रहे हैं। और जब हम सब लोग एक हैं तो संगठन में शक्ति होती है। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस को कभी हमने चुनौती माना ही नहीं है। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो ये कह रहा है कि चुनाव जीतने के बाद मनोज ऊंटवाल दोबारा लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पहले भी जो उम्मीदवार थे आपके पिताश्री के जब पास उनको 3-3 बार अवसर दिया तो ये लोग चले जाते। तो इस तरह का प्रचार एक किया जा रहा है, इसे किस तरह से निपटेंगे आप? देखिए, पहले तो ये बात अच्छी है कि वो मान रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये जनता जनार्दन है, ये ईश्वर का स्वरूप है। अगर एक बार में मेरे पिताजी यहाँ से चले जाते, दोबारा नहीं आते, तो जनता दोबारा चुनाव नहीं जीताती। जनता ने 3-3 बार उनको सक्रियता का प्रमाण पत्र दिया है और प्रचंड बहुमतों से विजय किया है, और यही उसी उम्मीदवार को मेरे पिता ने धूल चटाई थी। और ये जो भी कह रहे हैं सब बातें गलत है, क्योंकि इनको खुद को पता है कि इनकी ज़मीन खसक रही है। जहाँ कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, एक एक करके सब उसको छोड़कर जा रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर, किन वचनों को लेकर, किन संकल्पों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और वोट की गुहार लगा रहे हैं? देखिए, हम आगर को एक रोजगार के रूप में एक नई सौगात देना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आगर और सुसनेर दोनों को ही औद्योगिक क्षेत्र देना चाहते हैं। एक मेगा हाईवे हमने 504 करोड़ रुपए का दिया है, जिससे, और अभी हमने नए 18 डैम और 7 नई ग्रिड इस विधानसभा में देने का काम करा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यहाँ का युवा उन रोजगार प्राप्त करेगा। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कतार में थे, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब क्या स्थिति है, क्योंकि मतदान के दिन केवल 5 दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में जो कैंडिडेट है जिनको उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलना था, क्या वो भी पूरा सपोर्ट आपको कर रहे हैं? देखिए, जितने भी दावेदार थे जो इस उम्मीदवार के लिए दावेदारी कर रहे थे, वो सारे ही मुझसे श्रेष्ठ थे और सभी मुझसे ज्ञानवान थे। और अब आज की स्थिति में सभी मेरे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और उन सभी का, क्योंकि सभी मेरे बड़े हैं इसलिए सभी के आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और जो आज जन समर्थन और जो कार्यकर्ता में उत्साह दिख रहा है वो उन सब की सहमति का ही नतीजा है। पिछला जो डिफरेंस रहा था, बहुत ही कम डिफरेंस रहा था, और एक इसके पहले जो लीड मिलती थी बीजेपी के कैंडिडेट को वो हज़ारों में मिलती थी, और पिछला बहुत क्लोज रहा था। क्या उम्मीद है कि इस बार वो जो लीड कम हो गई थी, जो 2400 से पिछली बार चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार क्या उम्मीद आपको लगती है, कितने मतों से आप विजयश्री को प्राप्त करेंगे? देखिए, पिछली बार क्या कांग्रेस ने जनता के साथ छल छलावा और धोखा किया था। उन्होंने झूठे वादे जैसे कि किसानों को 2 लाख का 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ करने की बात की थी, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, महिलाओं के लिए जिन बहनों को हम शादी करेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में उनको 51,000 रुपये देने की बात करी थी। ऐसे नाना प्रकार के प्रलोभन देकर उन्होंने जनता को गुमराह किया था, जिसका नतीजन उनकी सरकार बन गई थी। लेकिन 15 महीनों में आपसी खींचतान के कारण और इन झूठे धोखों के कारण उनकी सरकार चली गई।
बिल्कुल, जिस तरह से मनोज जी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जो एक आत्मविश्वास वो दिखा रहे हैं, कांग्रेस भले ही किसी भी तरह का प्रचार करे, लेकिन मनोज ऊंटवाल अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। दोनों ही दलों के नेता भले ही कितने भी वादे या फिर दावे कर लें, लेकिन आगर की जनता अपनी बरसों पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर से उम्मीद लगाए बैठी है। उज्जैन आगर 4 लेन का मुद्दा यहां पिछले 20 वर्षों से चला रहा है। वहीं बेरोजगारी भी एक यहां बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। डिजाना न्यूज से आगर की जनता ने भी अपने मन की बात खुलकर रखी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन आगर विधानसभा एक ऐसी सीट है, यहाँ पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का निधन हो गया था। निधन होने से ये सीट खाली हुई और यहाँ पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। क्या सोचती है आगर की जनता, उन्हीं से मुखातिब होता है, और यहाँ का मतदाता क्या सोचता है, इसे जानने के लिए हम यहाँ के मतदाताओं से बात करते हैं, यहाँ की जनता से बात करते हैं कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं और वे क्या सोचकर 3 नवंबर के दिन मतदान करेंगे। जो जनता के हित का काम करेगा उसी को बहुमत पास होना चाहिए, ये अपना मुद्दा है। इस बार क्या जनता के मन में है, क्या विकास के काम होना चाहिए या क्या आवश्यकता है सबसे ज़्यादा आगर? अब आगर की आवश्यकता जो जनता का मतलब हित के सहयोगी जो काम करेगा उसी के बहुमत में मतलब विकास के लिए, जैसे कि नाली है, पानी की व्यवस्था है, दूसरे काश्तकारों के हित की जो बात करेगा उसी बहुमत में पास होएगा। मेरे हिसाब से तो जो 15 महीने के अंदर कमलनाथ जी की सरकार ने जो काम करके दिखाया है किसानों के हित के लिए, ये तो बीजेपी ने आज तक 15 साल करके नहीं दिखाया है। सबसे पहले किसानों के चेहरे पे जो खुशी 15 महीने पे देखने को मिली, वो 15 साल में देखने को नहीं मिली है सर। और मैं तो यही चाह रहा हूँ, सभी किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप किसानों का हित चाहते हो तो फिर वापस कमलनाथ की सरकार ही बनाना चाहिए हमको। आपने कहा कि किसानों के हित के काम कमलनाथ जी ने किए हैं। हाँ, आपका भी कोई कर्जा था? हाँ सर, तो कितना कर्जा था और कितना माफ हुआ? सर मेरा 1,35,000 रुपये प्रॉपर्टी बैंक में कर्ज था, पहले ही चरण में मेरा माफ़ हुआ। कई बार ये देखने में आता है कि क्या कर्ज माफी फिर कर्जा लेना पड़ेगा, एक बार होने से तो हो नहीं, बार बार कर्ज माफी करना भी आसान नहीं है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे किसानों को कर्जा लेने की नौबत ही ना आए? सर सबसे पहली मूल सुविधा यही है किसानों की, कमलनाथ जी ने जो लिया है, जैसे फसलों के दाम अच्छे दाम में मिलना हमारे बिकने लगे हैं, तो हमें किसानों को कर्ज माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। मतलब जैसे हमारी सोयाबीन बीजेपी सरकार में 2500 रुपये कुंटल, 2000 रुपये कुंटल बिक रही थी, वो सोयाबीन अब हमारी 5000 रुपये कुंटल बिकने लगी, तो हमें कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सर। यूथ का फोकस सिर्फ डेवलपमेंट पे है। अगर में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे अभी तक अगर 0 लेवल पे, सिर्फ पूरा क्षेत्र जो है फार्मिंग एरिया के ऊपर डिपेंड है। तो आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अगर गवर्नमेंट फोकस करेगी तो ही आगर का डेवलपमेंट चारों दिशाओं से हो पाएगा। देखने में आता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो कई बार एक मुद्दा बना देते हैं कि किसानों की कर्ज माफी करना। क्या केवल कर्ज माफ करना ही ठीक है या उनको ऐसे अवसर देने चाहिए? आप युवा होने के नाते क्या सोचते हैं? सर, कर्ज माफ़ी कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है अगर आप किसान को उसकी उपज का सही दाम दे पाएंगे तो ही उसको मतलब संतुष्टि होगी। मतलब अगर आज सोयाबीन सपोज 4000 रुपये बिक रही है मंडी, तो उसमें किसान सेटिस्फाइड है कि चलो मेरा माल 4000 बिका, और सोयाबीन का उत्पादन इस बार कम है पर आने वाले टाइम में बढ़ेगा भी सही। अगर ये भाव इसी तरह रहता है तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने के ऊपर फोकस करेगा कि भैया मुझे माल का भाव अच्छा मिल रहा है तो मैं उसके ऊपर फोकस करूँ, खेती के ऊपर। अभी अगर आप कर्ज माफ़ी करेंगे तो आप उनको बिठा के पैसा देंगे तो वो कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। पर ये सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है ना, ये कर्ज माफ़ी की। ये कर्ज माफ़ी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, उसकी जगह भाव बढ़ा देना, सही मूल्य दे दे, 500 रुपये और बढ़ा दे, उनको बोनस दे दे, वो चलेगा। लेकिन कर्ज माफ़ी से क्या हो रहा है कि सब कमज़ोर हो रहा है, काम करने कोई तैयार ही नहीं है। अब ये पैसे खा के दल बदलू कर ले। मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, मेरा पूरा खानदान कांग्रेसी है, लेकिन इस तरह से बार बार चुनाव होके पैसा खर्च होता है और ये पैसा खा के और दूसरी दल में चले जाएं, तो इन पर कोई ऐसा आरोप लगना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बिठाना चाहिए कि जिससे ये दूसरी बार कोई भी इस तरह से दल बदल नहीं हो, फिर से चुनाव नहीं हो, जनता परेशान नहीं हो। मतदाता का तो यही सोचना रहता है कि कोई सी सरकार आए, कम से कम विकास कार्यों में बढ़ावा मिले, नगर को रोज़गार मिले, रोज़गार उन्मुखी कोई योजनाएं निकले, शहर की थोड़ी सुंदरता के ऊपर और भी ध्यान दिया जाए, ये चाहते हैं। कोई सा जनप्रतिनिधि हो, नगर की
नगर पे ध्यान अगर देता है उसको ही पसंद करेंगे। अभी तक वही कहने जा रहा हूँ, अभी तक जितने भी जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, मेरे ख्याल से नगर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और हम चाहते हैं कि इस बार ऐसा कोई जो नेता उभर के आए या जो चुन के आए, नगर के लिए भी काम करे, युवाओं के लिए काम करे, रोजगार के अवसर प्रदान करवाएं। बस इससे ज़्यादा जनता कुछ चाहती नहीं है। कि आगर में 4 लाइन उज्जैन से चौली नाके तक के रोज़ इन्हें बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे मरते भी हैं। तो ये चाहता हूँ मैं दो ही पार्टी से कि आगर में 4 लाइन बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ दुर्घटना बहुत होती है। दुर्घटना के बाद ये अभी 5-6 दिन पहले ही हमारे यहाँ आयुर्बल्डिया का लड़का वो शांत हो गया। फिर उसके बाद 2-3 दिन पहले ही माउंट होटल के आगे एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक लड़का शांत हो, उसका एक ही लड़का था। तो मैं सरकार कोई की बने, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये चाहता हूँ कि सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी 4 लाइन बनाया जाए। अगर कोई रेल लाइन की आवश्यकता है, अगर कोई 4 लेन सड़क वगैरह इसकी आवश्यकता है क्या, वो सारी चीज़ें मतलब कि अगर कुछ विकास ही नहीं हो रहा है क्या। अंकल, जो दौर चल रहा है राजनीति का इन दिनों, आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, आपने भी कई चुनाव देखे होंगे, कई तरह की राजनीति देखी होगी, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से राजनीति हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वर्तमान में यही है कि अब जो है ज़बरदस्ती सरकार चल रही थी तो उसको सरकार को जो है खरीद फरोख्त करके विधायक वगैरह इतने सरकार गिरा दी, विधायक खरीद के क्या, ये होना नहीं चाहिए। मतलब राजनीति में क्या, व्यापार को लेके सरकार को बहुत कुछ निर्णय लेना चाहिए। व्यापारियों के ऊपर बहुत दबाव है, टेंशन है, जीएसटी का फंदा है, टैक्स का फंदा है, इस टाइप के सारे केसेस ख़त्म होना चाहिए। और व्यापारी इस समय कितना परेशान है, सरकार व्यापारियों के लिए तो कोई विशेष राहत नहीं देती है, हर समय किसानों के देती है और भी अदर उसको देती है, बाकी व्यापारियों के लिए नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन ये है, विधायक महोदय से जो भी बने, भाई मैं तो किसी भी पार्टी का नहीं हूँ और सभी पार्टी का हूँ, जो है वो परिस्थिति के हिसाब से हो जाएगा। बाकी विकास चाहिए और व्यापारियों के लिए भी कुछ अच्छा होना चाहिए। सर, सबसे पहले तो आगर में 4 लेन रोड बनना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत सारे माओं की बहुत उजड़ चुकी है। इस एक्सीडेंट में अभी 15 दिन पहले मेरा खुद का भतीजा, बड़े भाई का लड़का भी शांत हुआ है, जो सामने से कंटेनर ने टक्कर मार दी। तो सबसे मेन समस्या तो ये होना चाहिए। विकास भी अपनी जगह है, विकास भी होना चाहिए। किसानों की समस्या भी बहुत है, किसानों को अभी बीमा भी नहीं मिला और पानी भी कम गिरा, तो लोग भी बहुत परेशान हैं। और नेता लोग वोट मांग के चले जाते हैं, बाकी सुनते कोई भी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण आगर उज्जैन रोड, वो ज़रूरी है बनाना। आप घर चलाती हैं, घर चलाते हैं, लोग सरकार चलाते हैं, ये कर्ज माफी एक बहुत बड़ी बात आती है कि आपको लगता है इससे निकम्मापन बढ़ता है ना, हो गई है जनता। तो महिलाओं के लिए भी योजनाएं होना चाहिए आपको? ज़रूरी है, कुछ प्रोग्रेस औरतों के लिए भी होना चाहिए। रोड नहीं है हमारे यहाँ पर, उज्जैन से आगर आने के लिए बड़े बड़े गड्ढे हैं रोड के ऊपर, तो रोड बनना चाहिए। और वैसे तो डेवलप हुआ है, आगर बहुत कुछ हुआ है जिला बनने के बाद। फिर भी यहाँ तक है कि सबसे बड़ी समस्या उद्योग नहीं है कोई। अब फसलें होती है, संतरे लगे, उनके संतरों को उपज जो आती है उसके लिए ऐसी चीज़ लगना चाहिए जिससे वो संतरा आदमी यहीं पे बेच ले। आज भी बेचने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है संतरे को ले लेकर, जो लोग ले जाते हैं वो पैसे नहीं देते हैं कई बार उसको। और ऐसे भी है कि फसलें, अब जैसे सोयाबीन भी है, अब सोयाबीन को बोते बोते 35-40 साल हो गए, उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है सोयाबीन की। तो सोयाबीन के लिए भी नई फसल आनी चाहिए कोई, जो आदमी उपज अच्छी कमा सके। अब सोयाबीन उर्वरा शक्ति, ताकत ही नहीं उसके अंदर, तो फसलें भी कुछ बदलना चाहिए। हमारे इधर तो खेती के अलावा कुछ है नहीं, कोई उद्योग धंधे नहीं है कि हम उद्योग धंधे से आदमी कोई कारोबार कर ले इधर। तो सबसे ज़रूरी तो है कि कृषि के ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दे, जो भी सरकार आए। पहली बार वोट कर रहा हूँ तो पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मेरा भी वोट इस बार डलेगा। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ काम तो बहुत हुआ आगर में भी, बस ये थोड़ा बहुत जो है रोज़गार की कमी है। कॉलेज भी एक ही है, उसको भी कोई ने डेवलप कर नहीं रखा अच्छा, उसको भी डेवलप करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ने। और टीचर भी बहुत कम आते नहीं, आधे टाइम तो आते ही नहीं है, बच्चों भी नहीं जाते इसी वजह से। आगर विधानसभा का मतदाता तो यही चाहता है कि जो आगर के अंदर विकास के कार्य रुके हुए हैं या वर्षों से जो पूरे नहीं हो पाए हैं, चाहे वो आगर उज्जैन 4 लेन रोड की बात हो या फिर अन्य सुविधाओं की बात, आगर की जनता चाहती है सरकार किसी की भी बने, उन्हें ये 4 लेन की सौगात मिलनी चाहिए। क्योंकि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से
कई घरों के चिराग असमय काल का ग्रास बन जाते हैं। इसके अलावा उद्योग धंधों की भी यहाँ पर बहुत दरकार है। वहीं कृषि पर आधारित कई ऐसी उपज यहाँ पर होती है जिनका उचित समय पर निराकरण नहीं हो पाता है। चाहे सोयाबीन की फसल की बात करें तो सोयाबीन में उर्वरा शक्ति जो यहाँ की मिट्टी में थी वो अब पहले जैसी नहीं रही है। वहीं संतरों की पैदावार बड़ी तादाद में यहाँ पर होती है, लेकिन उनका उचित निराकरण नहीं हो पाता, समय पर वो फसल बाज़ारों तक नहीं पहुँच पाती है। दल बदल को लेकर भी यहाँ के लोगों में नाराज़गी नज़र आई है कि आखिर ये खरीद फरोख्त कब बंद होगी, कब दोनों ही दल के लोग इस तरह से चीज़ों से ऊपर उठकर कुछ नया करने की सोच रखेंगे। आगर विधानसभा से कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ आशीष जोशी, डिजियाना न्यूज़। कुल मिलाकर आगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ आशीष जोशी, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।